नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। क्यों बधाइयाँ दे रही हूँ पता है आपको, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अग्रिम शुभकामनाएं ताकि आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, आप सभी अपने और अपने फैमिली के, अपने परिवार के सपने को पूरा भी कर सकें। अब कल से जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2020 का और उसके साथ में प्रारंभिक परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है कि 11 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा होगी। अब जब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है तब से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे सवाल आए। उनमें से जहां एक और विद्यार्थियों को सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि सिलेबस में जो बदलाव हुआ है उस बदलाव को हम कैसे देख सकते हैं और उन बदले हुए पैटर्न के आधार पर हम कैसे पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, हम कहां से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी और विद्यार्थियों को दूसरी समस्या ये आ रही है कि क्या अभी तक 2019 तक पुराने पैटर्न के हिसाब से जो परीक्षा हो रही थी तो प्रश्नों का जो पैटर्न था, क्या प्रश्नों का पैटर्न वही रहने वाला है 2020 में या फिर कुछ अलग होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपके इस सिलेबस को लेकर और इस सिलेबस के समाधान को लेकर मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया। अब इस सिलेबस में जो 2020 का जो हमारा सिलेबस जो चेंज हुआ है, बदला है, उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, कौन कौन से टॉपिक है। मेनली हम अब बदलाव को नहीं देख रहे हैं, अब हम मेनली देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है और उस टॉपिक के या उस सिलेबस को कंप्लीट करवाने में हम आपकी कितनी मदद कर सकते हैं, उन सभी की हम चर्चाएं करेंगे। वीडियो अंतिम तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक रखे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में सारी चीजें आपको समझ में आ सके और हमारे द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है आपके लिए यह भी आपको समझ में आ सके। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास, अगर आपसे देखा जाए तो आपके पास हार्डली 90 दिन का टाइम है, 3 महीने का टाइम है और 3 महीने तो मेंस के लिए भी नहीं मिलते। 3 महीने मेंस के लिए भी नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको प्री के लिए 3 महीने मिल रहे हैं। 3 महीने में अगर आप चाहो तो बहुत बढ़िया से तैयारी करके, और आपने देखा कि 2019 का जो रिजल्ट आया है उसमें कट ऑफ कितनी ज्यादा हाई गई है और इस कट ऑफ को देखते हुए अब आपको अपनी तैयारी ऐसे करनी होगी कि आप खुद को 80 प्लस सिक्योर कर पाए। 80 प्लस करके खुद को सिक्योर कर लीजिए आप। तो जरूरी है कि प्रीलिम्स एग्जाम में हम ऐसी तैयारी करें, क्योंकि लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हम ऐसी तैयारी करें कि हम खुद को 80 प्लस में सिक्योर कर पाए। और हमारा अभी से उद्देश्य हो, देखिए जरूरी नहीं है जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, कहने को तो यह होता है कि सीरियस कैंडिडेट और नॉन सीरियस कैंडिडेट को छांटने के लिए होता है। मेन खेल आपका मेंस का, मुख्य परीक्षा का होता है। लेकिन आप ही बताओ, अगर आप मुख्य परीक्षा में जाना चाहते हो, आपकी मुख्य परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी है लेकिन आप प्री ही पास नहीं कर पाओगे, तो मुख्य परीक्षा में आप कैसे जाओगे। तो सबसे बड़ा जो रोड़ा होता है विद्यार्थियों के सामने वो होता है प्रीलिम्स एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे मेधावी छात्र रहे हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी रहे हैं जिनका 3, 4, 5 बार भी प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकला, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे प्रीलिम्स एग्जाम। लेकिन 5वीं या 6ठी बार जैसे ही उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई की, उन्होंने मेंस क्रैक करके फाइनल सिलेक्शन तक ले लिया। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि जब तक आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे, आप मेंस में कैसे जाओगे। इसलिए जरूरी है कि प्रीलिम्स एग्जाम को पास किया जाए और प्रीलिम्स एग्जाम को पास करने के लिए आपको अब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क का मतलब है आपको अपनी मेहनत, आपने अगर पिछले कुछ वर्षों में परीक्षाएं दी हो तो वहां पर आप जितनी मेहनत कर रहे थे उससे ज्यादा मेहनत अब आपको करने की जरूरत है। 2019 के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम ने हमें यह दिखा दिया है कि अब मेहनत की कितनी ज्यादा आवश्यकता है, कितनी ज्यादा जरूरत है, कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ गया है, प्रतियोगिता दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इसलिए सब कुछ भूलकर अपने सिलेबस पर फोकस करते हुए तैयारी को आप अपना जारी करते, ताकि 3 महीने, हालांकि 3 महीने तो बहुत होते हैं, 3 महीने अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए देते हैं, मेरे हिसाब से 3 महीने प्रारंभिक परीक्षा के लिए नहीं देने चाहिए। आप 1 महीना चाहो तो मुख्य परीक्षा भी पढ़ सकते हो और अंतिम के 2 महीनों में आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करो। लेकिन कुछ हमारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पहली बार प्रारंभिक परीक्षा दे रहे होते हैं, उनके लिए जरूरी है कि समय उनको थोड़ा ज्यादा मिले और वो समय आ चुका है। अभी से आप लग जाएंगे, आप 11 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में 100% सेलेक्ट हो पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा और उन बिंदुओं के लिए हम आपके लिए कितना प्रयास कर सकते हैं, कौन कौन से प्रयास करेंगे। अंतिम तक वीडियो देखिएगा। चलिए
बात करते हैं हम प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की कि जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है कहां-कहां से हमारे क्वेश्चन उठेंगे, किन-किन सब्जेक्ट से किन-किन बिंदुओं से हमारे प्रश्न उठने वाले हैं। जस्ट वेट। चल, तो कहां-कहां से हमारे प्रश्न जो है उठने वाले हैं इसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि सिलेबस बदला है, सिलेबस में क्या-क्या बदलाव हुआ है, कौन-कौन से अभी सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे, कौन-कौन से विषय हमें पढ़ने पड़ेंगे, इन सभी विषयों की मैं यहाँ पर जानकारी देना चाहूंगी। सबसे पहली बात, प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो होती है कुल मिला के सीरियस और नॉन सीरियस कैंडिडेट को छांटने के लिए, और उसके अलावा जितनी पोस्ट आई हुई होती है, जैसे अभी 2020 में अगर आज की डेट में बात की जाए तो 235 पोस्ट आई हुई हैं, उनमें से अलग अलग जो है पोस्ट, चाहे आपका डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट हो, चाहे 27 आई हुई है, ठीक है, 13 शायद डीएसपी की पोस्ट आई हुई, इस प्रकार से अलग अलग पदों के लिए भर्तियां जो है निकाली गई हैं। अब उसमें से 235 में से प्रारंभिक परीक्षा में उस 235 से 15 गुना छात्र जो है छांटे जाएंगे, और उसके लिए आपको कुछ अध्ययन करना पड़ेगा, कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। पहली चीज कौन सी तैयारी करनी पड़ेगी, तो आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, जो 11 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाऊंगी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको भी पता चल पाए। जो आपका प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा जैसे 11 अप्रैल को निर्धारित की गई है, और इस दिन आपकी 2 परीक्षाएं होंगी। प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ही आपकी 2 परीक्षाएं होंगी। कौन-कौन सी 2 परीक्षाएं होंगी, तो प्रारंभिक परीक्षा के दिन ही 11 अप्रैल को ही आपको 2 परीक्षा देनी पड़ेगी। पहली परीक्षा जो होगी वो आपके सामान्य अध्ययन की होगी, पहली परीक्षा आपके सामान्य अध्ययन की होगी, जीएस की होगी, और जो दूसरी परीक्षा होगी वो होगी आपकी सीसैट की। दूसरी परीक्षा आपकी सीसैट की होगी। जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा वो होगा आपका 2 घंटे का, और ये होगा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। जो सीसैट का पेपर होगा ये भी आपका 2 घंटे होगा, और आपको थोड़ा सा ब्रेक दिया जाएगा। 2 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 4 बजे तक सीसैट का पेपर चलेगा। समझ आ गया? तो जिन भी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा देना है उन्हें सामान्य अध्ययन और सीसैट पर बल देना पड़ेगा, है ना। अब आगे बताऊंगी किसका रोल ज्यादा है, किसका रोल कम है। सामान्य अध्ययन और सीसैट का पेपर एक ही दिन होता है। सामान्य अध्ययन का पेपर 10 बजे से 12 बजे तक होगा, और सीसैट का पेपर आपका 2 बजे से 4 बजे के बीच में होगा, मतलब 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 4 बजे खत्म होगा। जो सामान्य अध्ययन का पेपर है इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी 100। सामान्य अध्ययन का जो 10 से 12 आप पेपर दोगे उसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न आएंगे, जीएस के प्रश्न आएंगे, और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें आपके प्रश्नों की संख्या होगी 100। कितनी होगी? 100 होगी, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। इस तरह से जो आपका सामान्य अध्ययन का पूरा पेपर है ये हो जाएगा 200 अंक का। ये हो जाएगा 200 अंक का। 100 प्रश्न आएंगे और 200 अंक का ये पेपर होगा, क्योंकि एक प्रश्न 2 अंक का होता है। उसी तरह से जो आपका सीसैट का पेपर होता है 2 से 4 बजे तक आपको इसको देना पड़ेगा। सीसैट का पेपर भी आपका 100 प्रश्नों का होगा, 100 प्रश्नों का होगा, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। इस तरह से आपका सीसैट का पेपर भी कितने अंक का होगा, तो सीसैट का पेपर भी आपका 200 अंक का होगा। अब आप सभी को शायद ये पता हो कि इसी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें 2 तरह की परीक्षाएं ली जाती हैं। एक राज्य सेवा परीक्षा ली जाती है और एक वन सेवा परीक्षा ली जाती है। यदि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, नायब तहसीलदार बनना है, सीएमओ जैसे अधिकारियों के पद अगर आपको चाहिए तो फिर आपको राज्य सेवा परीक्षा देनी होगी, या फिर अगर आपको राज्य में वन से संबंधित कोई पोस्ट चाहिए, कोई पद चाहिए, तो फिर आपको वन सेवा परीक्षा देनी होगी। ठीक है, तो अभी मेनली जो मैं फोकस करूंगी मैं राज्य सेवा परीक्षा पर। अगर आप राज्य सेवा परीक्षा को देने जाओगे तो राज्य सेवा परीक्षा के पर मतलब अगर आपको राज्य सेवा परीक्षा देना है तो पूरा का पूरा फोकस आपको करना पड़ेगा सामान्य अध्ययन पर
ऐसा भी नहीं है कि आपको सी सेट को छोड़ देना है। 2019 का जिसने भी एग्जाम दिया होगा उसने देखा होगा कि सी सेट के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न बने थे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जीएस में अच्छा स्कोर किया है, लेकिन सी सेट में उनका अच्छा स्कोर नहीं बन पाया और उस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर के आपका, अगर आप राज्य सेवा परीक्षा देने जा रहे हो तो सी सेट के एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने सी सेट का एग्जाम पहले इसी की कॉपी चेक होगी, ओएमआर शीट, अगर आपने इसे क्वालिफाई नहीं किया है तो आपके जीएस में चाहे 90 प्रश्न सही हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और कितने प्रश्न होने चाहिए, सी सेट में आप कितने प्रश्न सही करो तो आपको ये सी सेट का जो पेपर है वो आपके लिए पास माना जाएगा। तो सी सेट में आप यदि 40 प्रश्न सही कर देते हो, कम से कम 40 से नीचे मत करना, कोशिश करना कि आप एटलीस्ट 60 से 70, अगर राज्य सेवा परीक्षा देने जा रहे हो तो 60 से 70 प्रश्नों को जरूर हल करो। तो 40 प्रश्न कम से कम आपको यहाँ पर सॉल्व करने होंगे, तभी आप इस पेपर में पास होगे। और जब आप इस पेपर में पास होगे तो आपके सामान्य अध्ययन की उत्तर पुस्तिका जांची जाएगी। जो सी सेट का पेपर है इसमें आपको 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मतलब 200 में से कितने अंक लाने पड़ेंगे, तो 200 में से 80 अंक आपको लाना इसमें अनिवार्य है। तो कोशिश करें कि इसे भी इग्नोर ना करें, क्योंकि 2019 में जो सी सेट का एग्जाम हुआ था उसमें कई छात्रों की इसी लापरवाही के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सी सेट को भी यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपका जीएस का प्रश्न पत्र आप क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद अगर आपने इसे क्वालिफाई कर लिया है तो फिर जीएस का प्रश्न जो आपका 10 से 12 जो पेपर होता है जीएस का वो होगा। उसके अंतर्गत कई सारे विषयों के बारे में आपसे पूछा जाएगा और इस सामान्य अध्ययन में, इस सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे। और चूंकि बदल चुका है सिलेबस, क्या क्या बहुत बदलाव तो हम नहीं देख सकते हैं यहाँ पर। कुछ चीजें जैसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा में 3 एक्ट पूछे जाते थे, अब वो एक्ट नहीं पूछे जाएंगे, वो एक्ट समाप्त कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के अब नए सिलेबस में कौन कौन से बिंदु हैं और सामान्य अध्ययन को पास करने के लिए, क्योंकि अब आपने जान लिया कि पूरा खेल सामान्य अध्ययन का है, कम से कम आपको इसमें 80 से 82 नंबर लाने पड़ेंगे और इसमें आपको पास होना पड़ेगा, आपको इसमें पास होना पड़ेगा। उसके बाद इसमें कम से कम 80 से 82, 100 में से 80 से 82 प्रश्न सही करने पड़ेंगे, नंबर नहीं, 100 में से 100 प्रश्नों में से 80 से 82 प्रश्न सही करने पड़ेंगे, तभी जाके आप सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र को इसके लिए इसे क्रैक कर पाओगे। कुल मिला के प्रारंभिक परीक्षा आपकी तभी क्रैक हो पाएगी। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि आखिर आपका ये जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है, जो आपका जीएस 1 पेपर होगा प्रारंभिक परीक्षा में, उसके अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे और उसको देखने के बाद हम ये भी देखेंगे कि सी सेट के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। बाकी चलिए पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में जो फर्स्ट पेपर होगा, जीएस का जो पेपर होगा, उसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न, किसके अंतर्गत, मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, मध्य प्रदेश की संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और मध्य प्रदेश के साहित्य से संबंधित प्रश्न आपको इस टॉपिक में पूछे जाएंगे। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु रखे गए हैं। देखिए साहित्य, संस्कृति और इतिहास के अंतर्गत मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण राजवंश, इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं पूछी जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत देखें तो मध्य प्रदेश का गदर पूछा जा सकता है ना। ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं मध्य प्रदेश की जो कि पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा प्रमुख राजवंश जैसे सिंधिया, होलकर, है ना, और इस प्रकार से बहुत सारे गोंड, तो ऐसे करके बहुत सारे राजवंश मध्य प्रदेश में थे जिनके बारे में क्वेश्चन अब उठने लगेंगे। हालांकि ये सब पहले भी पूछे जाते थे, आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पूछे जाते थे, बट यहाँ पर अलग से सबसे बड़ी विशेष बात क्या है, सबसे बड़ी विशेषता है इस सिलेबस की कि अब आपको सारे टॉपिक लिखे हुए मिल गए हैं। पूरे टॉपिक जो पहले थोड़ा सा जाल मटोल करके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था सिलेबस, लेकिन अब सिलेबस बिल्कुल साफ हो चुका है, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, बिल्कुल सिलेबस अकॉर्डिंग आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं,
एवं स्थापत्य कला, इसके बारे में देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां पूछी जाएंगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है, भील, भारिया, सहरिया, गोंड, है ना, बहुत सारी जनजातियों के बारे में अक्सर प्रश्न आते हैं वो, और मध्य प्रदेश की बोलियों से संबंधित प्रश्न आएंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, इसके बारे में प्रश्न उठेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियों से प्रश्न उठेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल से प्रश्न उठेंगे, और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व से प्रश्न उठेंगे। कुल मिलाकर के हम पहले भी मध्य प्रदेश के इन टॉपिक को पढ़ते थे और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न उठते थे। यदि आपको मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है, तो जरूरी है कि आप मध्य प्रदेश पर विशेष फोकस करें। मध्य प्रदेश पर विशेष फोकस करें, आप तभी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने एमपी नहीं पढ़ा, एमपी जीके नहीं पढ़ा, आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो पहला पॉइंट दिया गया है, टॉपिक दिया गया है, वो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। आगे बढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट कौन सा है? तो दूसरा पॉइंट जो दूसरा पॉइंट है सिलेबस का, वो है भारत का इतिहास। अभी तक हमने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा, अब हमें पढ़ना पड़ेगा भारत का भी इतिहास। भारत के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन, मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? प्राचीन कालीन भारत, है ना, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के विषय में हमें यहाँ पर अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अगर मेंस पढ़ते हो, अगर आपने मेंस पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, तो आप प्री को आसानी से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि अब मेंस और प्री में बहुत ज्यादा अंतर, उसके सिलेबस में मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया। बहुत सारी चीजें अब सेम पूछी जाएंगी। सेम का मतलब है यहाँ पर ऑप्शनल होता है, आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो ऑप्शनल होगा, और जो आपका मेंस एग्जाम होता है उसमें आपको लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं सिलेबस की बात कर रही हूँ। तो भारत के इतिहास के अंतर्गत आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए थे उसके बारे में देखना पड़ेगा। उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद जब भारत को 15 अगस्त 1947 में भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, तो स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात भारत का किस प्रकार से एकीकरण किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किस प्रकार से भारत का एकीकरण किया गया, रियासतों का विलय किया गया, पुनर्गठन किया गया, और इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश का भी 1956 में जाके गठन किया गया था। तो ये सारी चीजें हमें अगले टॉपिक में प्रारंभिक परीक्षा में पढ़नी पड़ेंगी। तो पहली चीज हमने मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य के विषय में पढ़ना होगा। और दूसरी बात, हमें भारत का इतिहास पढ़ना होगा, चाहे वो प्राचीन कालीन हो, चाहे मध्यकालीन हो, चाहे आधुनिक, है ना। हमें इतिहास के तीनों पार्ट पढ़ने हैं जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है जो तीसरा पॉइंट है, वो है मध्य प्रदेश का भूगोल। अभी तक हमने मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य पढ़ा, अब हमें पढ़ना पड़ेगा मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आता है, भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आता है, ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो मध्य प्रदेश के वन आते हैं, वनोपज आते हैं, वन्य जीव आते हैं, नदियां आती हैं, पर्वत आते हैं और पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़नी है हमें, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन पढ़ने हैं हमें, मध्य प्रदेश में परिवहन पढ़ना है हमें, मध्य प्रदेश के प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं पढ़नी है हमें, और मध्य प्रदेश में कृषि, चूंकि मध्य प्रदेश कृषि में काफी अग्रणी राज्य माना जाता है, तो मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योगों के बारे में भी हमें मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के पूरा भारतीय इतिहास पढ़ना है, मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ना है, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है। अब आगे की बात करेंगे, उसके बाद में आगे की चर्चा करूंगी। जो चौथा टॉपिक है आपका वो है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल मतलब हमें यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है। क्या पढ़ना है? इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत मान लीजिए यहाँ पर हमें विश्व का भूगोल के बारे में चीजें दी जा रही हैं, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश हमें पढ़ने हैं। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन पढ़ने हैं, जैसे वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं
सफारी, अभ्यारण्य एवं सफारी भारतीय भूगोल के अंतर्गत हमें पढ़ना है। उसके बाद आता है सामाजिक भूगोल, जिसके अंतर्गत हमें जनसंख्या संबंधी जनांकिकी या कह सकते हैं जो जनगणना आप पढ़ते हो, जो जनांकिकी पढ़ते हो वो हमें पढ़ना है ना। और जनांकिकी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं हम, जनसंख्या वृद्धि देखते हैं, आयु देखते हैं, लिंगानुपात देखते हैं, साक्षरता देखते हैं, आर्थिक गतिविधियां देखते हैं। इन सभी टॉपिक की हमें चर्चा करनी पड़ेगी। उसके बाद प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं, जैसे उद्योग और यातायात के संसाधन, है ना। कुल मिलाकर के आर्थिक भूगोल भी हमें पढ़ना है। विश्व के महाद्वीप हम पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ना है। विश्व के देश पढ़ना है, विश्व के प्रमुख महासागर पढ़ने हैं, नदियां पढ़नी है और पर्वत पढ़ने हैं। उसके बाद हमें विश्व के प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पढ़ने हैं। ऊर्जा के भी कुछ टॉपिक इस भूगोल के अंतर्गत रख दिए गए हैं। तो ये हो गया आपका अगला टॉपिक, जो कि है भारत का एवं विश्व का भूगोल। कुल मिला के हमने जो मोटे मोटे तौर पर हमने जो देखा, भारत का हमें पूरा इतिहास पढ़ना है, चाहे प्राचीन हो, चाहे मध्यकालीन हो, चाहे आधुनिक हो। उसके अलावा हमें भारत और विश्व का भूगोल भी पढ़ना है ना। एमपी की बात मैं आगे करती हूँ। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ेंगे। जो पांचवा पॉइंट है जो हमें प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत पढ़ना है, वो है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। राज्य की मतलब मध्य प्रदेश राज्य की हमें संवैधानिक व्यवस्था पढ़नी है कि आखिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में हमें पढ़ना है, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के बारे में देखना है, विधानसभा के बारे में देखना है, उच्च न्यायालय के बारे में हमें राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा फेवरेट रहा है, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था हमें यहाँ पर देखनी है। मतलब कुल मिलाकर के पंचायती राज है, स्थानीय स्वशासन व्यवस्थाएं भी हमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखनी है। तो मध्य प्रदेश का भूगोल देखना है, इतिहास देखना है और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था देखनी है। आगे बढ़ेंगे तो राज्य की अर्थव्यवस्था क्या दिया हुआ है, राज्य की अर्थव्यवस्था मतलब मध्य प्रदेश की इकोनॉमी भी हमें देखना है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की जनांकिकी एवं जनगणना देखना है, जनसंख्या देखना है, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास देखना है, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग देखना है, मध्य प्रदेश की जातियां देखनी है, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं चाहे जाति जनजातियों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, निःशक्त वर्गों के लिए हो, सभी के लिए जो प्रमुख योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उन सभी का अध्ययन हमें राज्य की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत भूगोल पढ़ना था, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था पढ़ना था, राज्य की अर्थव्यवस्था पढ़ना था, राज्य का इतिहास पढ़ना था। दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिएगा क्योंकि आगे मैं इसके बारे में भी कुछ बताने वाली हूं। फिर अगला टॉपिक है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। कुल मिलाकर के भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान ये अलग मान लीजिए आप, और ये भारत की अर्थव्यवस्था को थोड़ा आप अलग मान लीजिए क्योंकि अलग अलग से ही स्टडी करेंगे। तो भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संविधान सभा, जिसके द्वारा संविधान के निर्माण का सबसे पहले प्रयास किया गया, भारतीय संविधान सभा, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांतों का हमें यहाँ पर अध्ययन करना पड़ेगा। संवैधानिक संशोधन पढ़ना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब अभी हमने पहले क्या देखा था, हमने विधायिका पढ़नी थी, फिर यहाँ पर हमने देखा कि हमें कार्यपालिका भी पढ़नी है। देखिए, संघ की कार्यपालिका भी पढ़नी है और यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय, मतलब हमें न्यायपालिका के बारे में भी पढ़ना है। कुल मिलाकर के आप जो पॉलिटी पढ़ते हो हमें उसका अध्ययन करना है। देन अगला जो है ये हो गया आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत ये चीजें आप पढ़ना, ठीक है। फिर यहाँ पर बात शुरू हो जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास एवं विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात जैसे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। वित्तीय संस्थाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जैसे कुछ टॉपिक हमें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। तो भारतीय संविधान को अलग करके पढ़ लीजिएगा और अर्थव्यवस्था को अलग करके पढ़ लीजिएगा।
स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आगे क्या क्या चीजें होंगी वो मैं आगे बताने वाली हूं। आगे बढ़े तो ये हो गया भारत का संविधान, भारत का संविधान। अगला जो पॉइंट है वो है आपका विज्ञान एवं पर्यावरण। विज्ञान एवं पर्यावरण के अंतर्गत दिया हुआ है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। अब मौलिक सिद्धांत दे दिया गया, मतलब इसके अंतर्गत अब हमें सारा विज्ञान पढ़ना पड़ेगा जो अभी तक ट्रेंड में है। ट्रेंड का मतलब है जो हम पढ़ते हैं हर एग्जाम के लिए। उसके बाद है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये बहुत कुछ मेंशन नहीं था पहले सिलेबस में, अब मेंशन हो गया है। ये चीजें आपके मेंस की उठा के रखी गई है, मेंस में भी ये सारी आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी। एक बार आप पढ़ लेंगे आपको मेंस में भी काम आएगा। देन पर्यावरण पढ़ना है, पर्यावरण एवं जैव विविधता, ये हमेशा पढ़ना पड़ता था। पारिस्थितिकीय तंत्र, यहां से क्वेश्चन भी आते हैं हमेशा, ठीक है। ये हो गया आपका पर्यावरण। अब पर्यावरण एवं जैव विविधता लिख दिया, पारिस्थितिकी तंत्र लिख दिया, मतलब आपको पर्यावरण भी यहां पर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका टेक्नोलॉजी का पोर्शन आ गया है, उपग्रह एवं संचार प्रौद्योगिकी, सॉरी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक संस्थान, ये आपका टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं आ गया है। देन अगला टॉपिक है पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, ठीक है। उसके बाद है मानव शरीर, ये किस में आ गया, बायोलॉजी में आ गया, बायोलॉजी में आ गया, ठीक है। मानव शरीर संरचना, ठीक है, इसे पढ़ना पड़ेगा। कृषि उत्पाद तकनीक, ये भी, ये और खाद्य प्रसंस्करण आपका किसका विषय था, मेंस का विषय था, जो कि प्रीलिम्स में भी रख दिया गया है। स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये भी आपका पहले मेंस में था, अभी भी मेंस में है और इसमें लाके रख दिया गया है। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, कहीं ना कहीं ये आपदा प्रबंधन के टॉपिक भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो लिखा हुआ है केवल विज्ञान और पर्यावरण, और देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आपको इसमें पूरा विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको इसमें टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, उपग्रह, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपदा प्रबंधन पढ़ना पड़ेगा, आपको स्वास्थ्य नीतियां पढ़नी पड़ेंगी, स्वास्थ्य नीतियां पढ़नी पड़ेंगी, खाद्य प्रसंस्करण टॉपिक आपको देखना पड़ेगा। इतने टॉपिक आपको इसमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो इसको सिलेबस को देख के हल्के में मत लीजिएगा कि बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत छोटा सिलेबस नहीं है। बिंदुओं के अंतर्गत बहुत सारी चीजें छिपी हुई होती है जिन्हें हमें पहचानने की जरूरत होती है। विज्ञान और तकनीकी के बाद, विज्ञान और पर्यावरण के बाद अगला टॉपिक आता है अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। ये क्या है, ये कुछ नहीं है जिससे आप करंट अफेयर्स बोलते हो, ये वही है। क्या है, ये वही है अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय, मतलब आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रमुख व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान से संबंधित, महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित प्रश्न उठेंगे। इसे आप अलग कीजिए, इसे आप अलग कीजिए और इसे आप पूरा एक अलग टॉपिक मान के चलिएगा, क्योंकि पिछले जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स में, उन परीक्षाओं में इस टॉपिक से इतने भर भर के क्वेश्चन आए हैं कि जिसने नहीं पढ़ा होगा उसका कभी भी प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होगा। समझ गए? तो इस टॉपिक को, ये जो भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, भारत की भी मध्य प्रदेश की भी प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार, ये मान के चलिए कि ये एमपीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको गेम्स में अलग से पढ़ना पड़ेगा, मतलब खेल और कूद आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। काफी बेहतरीन तरीके से आपको इसमें स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो पहली चीज आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और दूसरी चीज आपको क्या पढ़ना है, गेम्स के बारे में बहुत सारी चीजें, खेल प्रतियोगिताएं, जो भी पुरस्कार मिले हो, जो प्रमुख संस्थाएं हैं, चाहे वो एमपी से रिलेटेड हो, चाहे वो भारत से रिलेटेड हो, सभी के बारे में हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईटी। इसके बारे में देखना है और इसी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। अब देखिए अलग से नहीं है लेकिन इसके अंतर्गत ही आएगा। कंप्यूटर प्लस इंटरनेट, कंप्यूटर प्लस इंटरनेट के बारे में हमें इसके अंतर्गत देखना है। फिर उसके बाद जो अगला है वो है रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी।
उसके बाद है ई गवर्नेंस, ये भी आपका मेंस का टॉपिक था, ये सारे मेंस के टॉपिक है। इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। ई कॉमर्स मतलब कुल मिलाकर के पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा आपको अध्ययन करना होगा, फिर चाहे कंप्यूटर की बात हो, है ना, चाहे अलग अलग ई गवर्नेंस हो, रोबोटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सभी के बारे में आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़े। अब लास्ट जो आपका टॉपिक है सिलेबस का, जो लास्ट टॉपिक है वो है राष्ट्रीय एवं 10वां, देखिए क्या है, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं, या फिर राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं। ये थोड़े कुछ अलग यहाँ पर दे दिए गए हैं। बहुत सारे आयोग है जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे भारत निर्वाचन आयोग के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में भी प्रश्न उठेंगे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब एमपीपीएससी के बारे में भी प्रश्न उठेंगे। हालांकि भारत के संविधान में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में भी प्रश्न उठेंगे। नीति आयोग 2015 में बना, इससे भी प्रश्न उठेंगे। मानवाधिकार आयोग, देखिए पहले जहां पर आपको मानवाधिकार अधिनियम, इससे जुड़ा हुआ अधिनियम पढ़ना पड़ता था, अब आपको मानवाधिकार आयोग पढ़ना पड़ेगा, आपको महिला आयोग पढ़ना पड़ेगा, आपको बाल संरक्षण आयोग पढ़ना पड़ेगा। जहां पर पहले आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम पढ़ते थे, वहीं पर अब आपको अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको ओबीसी आयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सूचना आयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सतर्कता आयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, अधिकरण लिखा हुआ है यहाँ पर, प्राधिकरण के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इत्यादि लिखा हुआ है, मतलब और भी जो महत्वपूर्ण आयोग है जो कि आप पढ़ सकते हो, उनसे भी प्रश्न उठने की संभावना है। तो कुल मिला के चलिए अब हम देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अब प्रश्न कहां से उठ रहे हैं। देखिए सबसे पहले एमपी की बात करते हैं। एमपी का हमें क्या पढ़ना है? एमपी का हमें पूरा इतिहास पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है। उसके बाद एमपी की पूरी हमें संवैधानिक व्यवस्था पढ़नी है, एमपी का हमें पूरी अर्थव्यवस्था पढ़नी है, एमपी का हमें पूरा भूगोल पढ़ना है। कुल मिलाकर के पहले भी आप ये चीजें पढ़ते थे, कुल मिलाकर के आपको एमपी जीके पढ़ना है, एमपी जीके पढ़ना है। उसके बाद भारत का डायरेक्ट लिखा हुआ है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास, मतलब हमें हिस्ट्री पढ़ना है, सरल शब्दों में हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद बात आती है भूगोल की, तो विश्व भूगोल भी दिया हुआ है, भौतिक विशेषताएं दी गई है, मतलब पूरा भौतिक भूगोल, कहीं ना कहीं पूरा मतलब विश्व का भौतिक भूगोल का अध्ययन आपको यहाँ पर करना है। उसके अलावा भारतीय भूगोल का भी आपको यहाँ पर अध्ययन करना है। तो कुल मिलाकर के वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, सॉरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री नहीं ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का आपको यहाँ पर अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद इकोनॉमी के कुछ टॉपिक दिए हैं, जो बेसिक नॉलेज है वो तो आपको होनी ही चाहिए, बेसिक से प्रश्न तो सीधी सी बात है उठ ही सकते हैं, बाकी जो टॉपिक दिए हुए हैं वहां से भी प्रश्न उठेंगे ही उठेंगे। आगे समझ में क्या क्या देखा? एमपी जीके पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, उसके अलावा कुछ अलग से हाँ पॉलिटी, पूरा संविधान पढ़ना है आपको। एक शब्दों में मैं बता रही हूं, पूरा संविधान पढ़ना है, क्योंकि विधायिका भी पढ़ना है, कार्यपालिका भी पढ़ना है, न्यायपालिका भी पढ़ना है, आपको इतने सारे आयोग भी पढ़ने हैं। और उसके पहले, संविधान के निर्माण के पहले, भारत में जब ब्रिटिश का काल था, अंग्रेजों का काल था, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो उनके काल के दौरान भारत में कौन कौन से आयोग या कौन कौन से अधिनियम लाए गए, प्रमुख रूप से दिया हुआ है टॉपिक 1919 और 1935 का आपको अधिनियम भी यहाँ पर पढ़ना है। कुल मिला के आपको यहाँ पर पूरा संविधान पढ़ना है। आपको यहाँ पर विज्ञान पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, आपको यहां पर पर्यावरण पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, ठीक है। आपको यहां पर कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन से रिलेटेड चीजें भी देखनी पड़ेंगी, आपदा प्रबंधन से भी रिलेटेड चीजें या बिंदु आपको देखने पड़ेंगे। आगे समझ में? उसके अलावा क्या देखना है और क्या क्या देखा था हमने? टेक्नोलॉजी पढ़ना है, आपको टेक्नोलॉजी पढ़ना है, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर वगैरह सब आ जाएगा, है ना। आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है,
करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको गेम्स पढ़ना है, आपको गेम्स पढ़ना है। और कुछ चीजें छूट रही हो तो आप मेंशन कर देना, हो सकता है कि दिमाग से निकल गई हो मेरे। बाकी मोस्टली जहां तक मैंने अभी तक एनालिसिस की, आपको इतनी चीजें पढ़नी है। कुल मिलाकर के पहले जब आप तैयारी करते थे तो भी आप ये पढ़ते थे, सिवाय किसके, अभी किसको छोड़ना है, जो आप 3 एक्ट पढ़ते थे, रटते थे, अब आपको वो छोड़ देना है। और उन एक्ट्स की जगह आपको कुछ आयोग पढ़ने हैं, काफी सारे आयोग दिए हुए हैं, आपको इन सभी सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है। और आप ये सोच रहे होगे, कुछ लोग हल्के में ले रहे होगे, यार प्रीलिम्स तो है, उड़ा देंगे, 10-15 दिन पढ़ लेंगे, उड़ा देंगे। 10-15 दिन पढ़ के बेटा वो उड़ाते हैं जो काफी पहले से पढ़ रहे होते हैं, जिनको केवल रिवीजन करना पड़ता है ना। आप नहीं उड़ा पाओगे। अगर आप पहली बार सोच रहे हो कि एमपीपीएससी 2020 देना है तो आप नहीं उड़ा पाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी। इतने सारे सब्जेक्ट को आसान मत समझना। एमपीजी के पढ़ने में आसान लगेगा लेकिन याद रखने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतने सारे खतरनाक वाले फैक्ट पूछे जाते हैं कि मतलब आप समझ लो कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी यार। 60-65 तक स्कोर हर कोई ला सकता है, कॉमन से कॉमन पर्सन भी 60-65 स्कोर कर सकता है। क्या ये सिलेक्शन के लिए काफी है? नहीं है काफी। सिलेक्शन के लिए जरूरी है, अभी इस टाइम पर जरूरी है कि कम से कम आप 80 का स्कोर करो। 235 वैकेंसी है तो मतलब 85 मान के चलो। अभी देखा आपने कितना कट ऑफ किया है। मैं आपको सिक्योर करने की बात कर रही हूँ कि बस पेपर दे के आए, मिलाया और टेंशन फ्री हो गए। ये वाला सस्पेंस नहीं रह गया कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, आसपास वाली स्थिति न रह जाए। तो कुल मिलाकर के इतने बिंदुओं पर आपको अध्ययन करना है और इन बिंदुओं को आपसे परिचित कराने का कार्य हम करने जा रहे हैं। हम 1 जनवरी से आपका एक बैच लॉन्च होने जा रहा है और वो बैच जो है वो मुख्य रूप से 2020 की प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट उसमें किया जाएगा। कब से स्टार्ट होगा? तो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये क्रैश कोर्स नहीं है। क्रैश कोर्स जैसा इस बार हम कुछ भी नहीं लेके आए हैं, ये आपका फुल कोर्स होगा। फुल कोर्स का मतलब है आपके प्रारंभिक परीक्षा में जहां से प्रश्न उठ सकते हैं, जिन बिंदुओं से प्रश्न उठ सकते हैं, जितने बिंदु दिए गए हैं उन सभी का बिंदुवार अध्ययन करवाना इस बैच में हमारा काम होगा। ये बैच कब से स्टार्ट होगा? तो ये बैच आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 1 जनवरी का मतलब है अगर आपने 1 जनवरी के बाद अगर आप सोचते हो कि हम 1 जनवरी या फिर हम 1 फरवरी को लेते हैं तो हो सकता है आप पीछे हो जाओ, आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये हमारा बैच हिंदी मीडियम के लिए है, हिंदी मीडियम के लिए है। हिंदी मीडियम के विषयों का यहाँ पर या हिंदी मीडियम के छात्रों को यहाँ पर जो है हम अध्ययन करवाएंगे। 1 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारी फैकल्टी, हमारे अलग अलग जो शिक्षक है वो अलग अलग विषयों में पारंगत है और अलग अलग विषयों की वो यहाँ पर स्टडी करवाने जा रहे हैं। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक नंबर दिया जा रहा है 8506 858982 8506 858982। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। क्या करना है आपको? व्हाट्सएप मैसेज करना है। क्या लिख के 2020 लिख के आपको इसमें व्हाट्सएप मैसेज करना है। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए 8506 858982। इस नंबर पर आपको 2020 यानी 2020 लिख के आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और मैसेज के अलावा कुछ भी, सिर्फ 2020 लिखना है, सिर्फ 2020 लिखना है। 2020 लिखने के जस्ट बात नहीं कह सकती, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, इसलिए थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपको एक मैसेज दिया जाएगा। उस मैसेज में और भी सारी इंफॉर्मेशन इस बैच से रिलेटेड होंगी। फीस क्या रहेगी या फिर कौन कौन से टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, है ना, या फिर आपको ये क्लासेस कैसे मिलेंगी, आपकी क्लासेस का समय क्या होगा, टाइम क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। प्लस इसमें आपको एक नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा। उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी क्वेरी ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, हमने समय को बचाते हुए ताकि हम 90 दिन, हार्डली हमने इसमें 90 दिन का टारगेट रखा है। हमने एंड मार्च का
हमने एंड मार्च तक का टारगेट रखा है कि एंड मार्च में आपका सारा जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करवाएंगे और उसके बाद जो बचे हुए 10 दिन होंगे, 10 से 15 दिनों में हम आपको मॉक प्रैक्टिस करवाएंगे। मॉक प्रैक्टिस करवाएंगे, साथ में जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उन पेपर्स को आपको सॉल्व करवाया जाएगा ताकि ये पता चल पाए आपको स्पेशली कि आपकी तैयारी अभी किस स्तर पर पहुंची है। तो याद रखिएगा 1 जनवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कब से? 1 जनवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपके पास 2 दिन है, जल्द से जल्द इनरोल कर ले। कैसे इनरोल करना है, क्या करना है, इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा 8506858982। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद और मैसेज में क्या टाइप करके लिखना है 2020 लिखने के बाद आपको एक वहां से मैसेज प्राप्त होगा और उस मैसेज में सब कुछ लिखा हुआ होगा जो भी आपका कंफ्यूजन है, प्लस एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके और अपनी जो भी क्वेरीज है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा 1 जनवरी सारे विषयों का बिंदुवार अध्ययन, सारे सब्जेक्ट का अलग अलग से अध्ययन, अलग अलग टीचर्स के द्वारा अलग अलग समय पर, है ना, समय समय पर टेस्ट। तो सारी जो इंफॉर्मेशन है हालांकि वो हम आपको नंबर के माध्यम से, मतलब आप जो मैसेज करोगे उसके माध्यम से भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा और इस सिलेबस को कंप्लीट करवाने में हम आपका हमेशा साथ देंगे। पहले भी देते थे, आज भी देंगे और हमेशा से देते रहेंगे। आप एक एक बिंदुओं पर अपनी कमांड बनाइए ताकि आप अपना प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर पाइए। प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। अगर कुछ और सेशन चाहिए इससे इंपॉर्टेंट, या जो बच्चे हमारे आपकी क्लास नहीं ले सकते, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बैच नहीं ले सकते, उनके लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है। आपकी निरंतर क्लासेस शाम को जो है चलाई जाएंगी। आज से कल आपको राघव सर ने एक इंट्रोडक्शन वीडियो दे दिया होगा और उसके बाद से आज से जो है निरंतर क्लासेस जो है चलाई जाएंगी। जो हमारे छात्र फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, बैच में प्रवेश नहीं ले सकते, उनके लिए कुछ ना कुछ, अब देखिए 100% हम यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि समय का भी काफी ज्यादा अभाव होता है हमसे, लेकिन जितना बन पाएगा, जितना हो पाएगा हम आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक।